ये एक्चुअली ये लोग को पढ़ाए थे, ठीक है। और एक और होगा इसमें दो। तो पहले यहाँ से आते हैं, और जो बताए थे वो आप देख लीजिए। इसमें यही सब ने शुरू किया गया था, ठीक है। तो हम लोग पहले लेके चले थे कि भाई क्यू बेसिक में हम लोग क्या क्या सीखे। तो क्यू बेसिक से ये पता चला कि सी भी एक थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है, लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ सर, हम तो ऑलरेडी अपना क्लास ले रहे हैं अभी, और उसके बाद भी मेरा ही क्लास है। नहीं, बीसीए सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर। नहीं, फर्स्ट ईयर में मेरा नहीं है। हम लॉ सर का सुबह एक मैनेज करने का था, हम कर दिए उनका। 10 से 11 मैनेज कर दिए। तो ये ऑलरेडी हम लोग था। तो सी इज द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, मैंने लिख दिया था। सी कंसिस्ट द कंसेप्ट ऑफ हाई लेवल एज वेल एज लो लेवल, का मतलब असेंबली, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए गए थे। सी इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। तो ब्रैकेट में मैंने रिलीज वर्ड यूज किया है, क्योंकि जब हम लोग कंप्लीट रेफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है, हर्बर्ट सेल की, तो उसमें 1970 का जिक्र है, ठीक है। तो वो भी सही है कि भाई 1970 में आया, नहीं तो फिर यूनिक्स बना कैसे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हम रिलीजिंग से जानेंगे, जब पब्लिक को मिला तब से हम मानेंगे। तो वो भी सही है कि दुनिया को कब दिया आप, इसके पहले तो आप सीमित थे एटी बेल स्लैम में, हमको क्या पता। हमको तो पता चला 1972 पे। तो दो चार किताबों के कंक्लूजन से मैंने उठाया कि 72 ही हम लोग मान के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, इतना पॉइंट्स कर दिए हैं। उसके बाद हिस्ट्री वगैरह में हम लोग लेके चले थे कि भाई सी के पहले कौन कौन से लैंग्वेजेस थे। तो इतने सारे लैंग्वेजेस, असेंबली, कोबल, फोर्ट्रन, पास्कल, बेसिक, ठीक है। उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन चल रहा था? तो नॉर्मली पीडीपी 1 2 3 से लेकर शायद पीडीपी 11 तक था। पीडीपी 11 तक चल रहा था, ठीक है। और पीडीपी 11 एटी बेल्स लैब के द्वारा डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था पीडीपी, ठीक है, हो सकता है इसके बाद डॉस आया हो, ठीक है। ये जो पीडीपी डेवलप किया गया था, ये असेंबली डेवलप किया गया था। किसमें डेवलप किया गया था? और असेंबली जिस दौरान पीडीपी डेवलप हो रहा था, उस समय असेंबली दो पार्ट में बटा हुआ था। एक 85 फैमिली का अलग, एक 86 फैमिली का अलग। आर्किटेक्चर में आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पेपर था, उसमें 8085 फैमिली, 8086 फैमिली पढ़ाया गया था ना, ठीक। तो पीडीपी भी जो बन रहा था 85 का अलग बन रहा था, 86 का अलग। अब जो 85 के लिए पीडीपी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना देते थे, तो वो 86 पे नहीं चलता था। जो 86 पे चल रहा था वो 85 पे नहीं चलता था, ठीक है। वैसे बाद में इंटेल ने 85 फैमिली बंद कर दिया और कहा कि हम आगे 86 फैमिली को ही कंटिन्यू करेंगे, जो आज तक है, आज तक चल रहा है। यानी आज जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है इंटेल के द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो किस फैमिली पे है? 86 फैमिली पे है। ओके। तो नॉर्मली जब सी नहीं था, तो ये 5, और से बहुत सारे लैंग्वेज थे, लेकिन ये 5 कॉमनली यूज्ड में लैंग्वेज थे, ठीक है। जिसमें असेंबली मिडिल लेवल लैंग्वेज था, ठीक है, मेरे सॉरी लो लेवल लैंग्वेज था, ठीक है। और लो लेवल की वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज था प्रोग्रामिंग करने की, ठीक है। लेकिन जिनको अगर सिस्टम साइड में सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना होता था उस समय, लाइक पीडीपी बना है तो 1 बना है तो 2 बना है, 2 बना है तो 3 बना है, 3 बनाया है तो 4 बना है, ठीक है। और ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास उस समय असेंबली के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ठीक है। तो यानी कि जब भी सिस्टम की बात होती थी, हमें किधर जाना पड़ता था? असेंबली, जो कि भास्ट था, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं था। पॉइंट क्लियर? ओके। उसके बाद एक लैंग्वेज कोबल दिया गया, जो बिजनेस व्यू पॉइंट से था, कमर्शियल व्यू पॉइंट से था। बिजनेस व्यू पॉइंट, कमर्शियल व्यू पॉइंट मींस इसमें जो हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन वो कमर्शियल बेस्ड होगा। लाइक एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम,
दूसरा फोर्ट्रन दिया गया, जिसमें हम इंजीनियरिंग बेस्ड काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग बेस्ड काम कर सकते हैं। जैसे आज के डेट में कैड इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उस टाइप का सॉफ्टवेयर हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। लेकिन फोर्ट्रन में हम कहें कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, फीचर नहीं है उसके रिगार्डिंग ज्यादा। ठीक है, जो भी फीचर दिया गया है फोर्ट्रन में वो इंजीनियरिंग वर्क के अनुसार ज्यादा दिया गया है, इसलिए उसके लिए ये ज्यादा सूटेबल है। पास्कल साइंटिफिक एप्लीकेशन अगर डेवलप करना है, वेदर फोरकास्टिंग का करना है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई बायोलॉजिकल टर्म्स के लिए हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, लाइक पैथोलॉजिकल कुछ फाइंडिंग करना है, तो उसके लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो सब काम पास्कल में हम आराम से कर लेते हैं। ठीक है, और बेसिक सीखने के व्यू पॉइंट से, बेसिक लैंग्वेज किस व्यू पॉइंट से? सीखने की। तो ये व्यवस्था थी कब? सी के पहले। क्लियर? क्योंकि इस व्यवस्था को समझेंगे तो सी समझ में आएगा, और मैंने ऑलरेडी बताया था। लेकिन ये व्यवस्था सही तो था उस समय, लेकिन कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। क्योंकि अगर हम इस सारे व्यवस्था को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो मुझे सब जानना होगा, और सब जानने में समय ज्यादा लगेगा। हमारी लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? और मेहनत बहुत ज्यादा करना होगा। क्लियर? तो हुआ कि भाई जिसको करना है कर रहा है, करता भी होगा उस समय, लेकिन कुछ सोचने वाले लोग, ठीक है, कि सब बनाया गया दिया गया तब ना ऐसा है व्यवस्था। व्यवस्था बदला भी जा सकता है, व्यवस्था को आसान भी किया जा सकता है। इसी सोच को लेके कहीं ना कहीं सी का हिस्ट्री जो है वो इनिशिएट हुआ। ठीक है, कि ये जो कॉम्प्लेक्स हम जो इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक यूजर को अगर हर काम करना है तो इतने सारे लैंग्वेजेस को सीखना होगा, जानना होगा, ऐसा उपाय करें कि वो एक लैंग्वेज जाने और काम हर तरह का करे। पॉइंट क्लियर? इसी मकसद को लेके इस काम को इनिशिएट करने वाले सब इनिशियली सब रिसर्च स्कॉलर। कौन हुए? रिसर्च स्कॉलर, जो नॉर्मली पीएचडी जो करते हैं उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो सब लोग को सोचा कि हम अपना थीसिस भी लिखेंगे, प्रोजेक्ट भी जमा करेंगे, ओके, और रिसर्च भी करेंगे और दुनिया को भी देंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि प्रोजेक्ट आप समझा देते हैं, हम समझ गए, हमें लगा कि नया कुछ आपने सोचा, ठीक है, नया कुछ कोई सोचा जाना, तो हम आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड कर लेते हैं, क्योंकि रिसर्च हमेशा री में रहता है। ठीक है, इसलिए हर प्रोजेक्ट में अगर आपने कुछ नया सर्च कर लिया है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करने का मतलब है कि दुनिया के लिए ये कामयाब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसी सोच के साथ सबसे पहला मिला क्या? एल्गोल। ठीक है, प्रोजेक्ट एल्गोल था, एल्गोल इन्होंने जमा किया, इनका प्रोजेक्ट तो सबमिट हो गया, लेकिन मार्केट को दिया तो एल्गोल चला नहीं। फिर आया एल्ट्रॉन, ठीक है, ये भी जमा किया गया, दिया गया, ठीक है, वो तो वहां तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन जब मार्केट को दिया गया ये भी नहीं चला। ठीक है, उसके बाद आया बीसीपीएल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ। क्या कॉन्सेप्ट था? कि एक लैंग्वेज बनाना है, हर काम हो जाए, लेकिन ये तो चला ही नहीं। ठीक है, बीसीपीएल भी प्रोजेक्ट बनाया, यूनिवर्सिटी में जमा किया, एक्सेप्ट हो गया, मार्केट को दिया, नहीं चला। ठीक है, उसके बाद पहुंचा ये कंसेप्ट, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते इस कंसेप्ट को हम पहुंचा रहे हैं, पहुंचा नहीं, हम पहुंचा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं एटीएनटी बेल्स लैब में, जहां पे केन थॉमसन टीम लीडर थे, सॉफ्टवेयर टीम लीडर थे। ठीक है, और उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि भैया आपने पीडीपी पे काम किया, अब आप एक यूनिवर्सल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए जिसका नाम क्या रहेगा? यूनिक्स, जो हर एक मशीन पे चलना चाहिए। हर एक मशीन का मतलब छोटा बड़ा सब, मिनी माइक्रो मेनफ्रेम सुपर सब पे चले, चलता भी है आज के डेट में, यूनिक्स सब पे चलता है। ठीक है, और यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके कर्नेल को सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सब यूज करते हैं, एप्पल भी यूज करता है। एप्पल की हिस्ट्री पढ़िएगा, वो भी कहेगा कि कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा कि हम यूनिक्स के कर्नेल पे ही ये है, भले हम अपना कुछ कुछ उस पर फीचर ऐड किए, लेकिन बेस वो भी इसी से लिया।
पूरा एंड्रॉयड आपके यूनिक्स पे चलता है, लिनक्स पे चलता है। यूनिक्स CUI है, लिनक्स क्या है उसका GUI वर्जन। जितना पॉइंट्स बोल रहे हैं सब समझ में आ रहा है? यूनिक्स CUI, लिनक्स GUI, डॉस CUI, विंडो GUI। तो जैसे डॉस विंडो वैसे यूनिक्स लिनक्स। क्लियर? ठीक। तो इनको मिला। अब इनके पास एक समस्या था कि हम किसको लेके यूनिक्स बनाएंगे, तो PDP तो हम लोग असेंबली में लेके लिखे थे, यूनिक्स किस पे लिखेंगे? असेंबली में। तो फिर तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर बना भी दिए तो इस पता चलेगा कि छोटे कंप्यूटर पे चलेगा या 85 फैमिली पे चलेगा, 86 पे नहीं चलेगा, 86 पे चलेगा 85 पे नहीं चलेगा, या फिर दोनों बनाएंगे तो दोनों के लिए चलेगा, फिर बड़े कंप्यूटर तो छूट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा दिक्कत क्यों है? क्योंकि जो लैंग्वेज हम ले रहे हैं डेवलप करने के लिए, वो लैंग्वेज ही ऑलरेडी सिस्टम पे आधारित है। असेंबली छोटे कंप्यूटर के प्रोसेसर पे आधारित है, वो बड़े आर्किटेक्चर को फॉलो करता ही नहीं है। तो हम उसमें यूनिक्स डेवलप करेंगे तो छोटे ही कंप्यूटर तक ना सीमित होगा, जबकि हम क्या कह रहे हैं, सबके लिए बनाना है। ठीक है, तो इन्होंने ये रियलाइज किया कि असेंबली से मेरा काम बनने वाला नहीं है, तो किससे बनेगा? उसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज नहीं है जिससे मेरा यूनिक्स बने, तो क्या करें हम? ठीक है, तो हुआ कि पहले यूनिक्स बाद में बनाएंगे, पहले एक तो लैंग्वेज डेवलप करते हैं, एक ऐसा लैंग्वेज डेवलप करते हैं जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पोर्टेबल, सब पे चले। किस पे चले? सब पे चले। सी सब पे चलता है, विंडो पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है। जिस समय ये डेवलप हो रहा था उस समय कंप्यूटर को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, माइक्रो। हाँ, शुरू से ही है। हाँ, ठीक है। अब हो सकता है कि मार्केट में कोई इधर उधर करके आया हो, पर ये कंसेप्ट शुरू से ही इनिशिएटेड थे कि इतने तरह के आर्किटेक्चर पे हम लोगों को काम करना है। और ये भी शुरू में डिफाइन था कि कोई खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुपर कंप्यूटर आ जाएगा तो माइक्रो कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस हटा देगा, नहीं हटाएगा। ठीक है, और सारा माइक्रो मिला दे तो वो सुपर कंप्यूटर की बराबरी कर ले, ये भी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम मिला के बराबरी करेंगे तो हम मिलाने की जो व्यवस्था बनाएंगे उसकी जो कॉस्टिंग होगी बनाने वाले से क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो क्या जरूरत है, आप बनाएंगे, खरीद नहीं लेंगे। ठीक है, इसलिए ये सारा चीज पहले से सोच लिया। और सब अगर सबका जनक के रूप में देखा जाए तो IBM था। कौन था? IBM। छोटा बड़ा सब हैंडल शुरू से कौन किया? IBM। बाद में कहा कि नहीं, हम सिर्फ मेन फ्रेम और सुपर की तरफ देखेंगे, छोटा कंप्यूटर हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो छोटा कंप्यूटर जो बना रहा था उसके आर्किटेक्चर को इसने फ्री कर दिया। मतलब हम कैसे बनाते हैं ये सबको हम बता दिए, ये लीजिए पब्लिक आपको हम फ्री किए। जैसे फ्री किया, HP, लेनोवो, डेल ऐसे कंपनी बन गई, सब कंप्यूटर बनाना शुरू कर दी, मदरबोर्ड बनने लगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? अगर वो नहीं करता तो ये सब कंपनी भी नहीं रहता। अगर आज के डेट में होता भी तो बनाता HP, लिखता पावर्ड बाय IBM। ठीक है, या मार्केटेड फॉर IBM। किस लिए बुलाया गया था? एनीथिंग एल्स? अच्छा, खैर एनीवे, सो क्या किया जाए? तो B लैंग्वेज बनाना होगा। इन्होंने काम किया, एक नया लैंग्वेज बना डाला। कौन सा? B। केन थॉमसन का जो जूनियर था कलीग, उसका नाम था डेनिस रिची। ठीक है, बना दिया गया। और इस पे B को मार्केट में नहीं दिया गया, पहले यूनिक्स बनाना शुरू किया गया। कहाँ पे? 1969-70 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इसका इनिशिएशन 68 ही में हुआ हो, 68 लिखे हुए हैं इसमें। 68-69 में B को यूज करके यूनिक्स पे काम करना शुरू कर दिया गया। 30% कोड लिखा गया। ठीक है, तो हाहाकार मच गया कि यूनिक्स नहीं पूरा होगा इसमें। ठीक है, ये लैंग्वेज नहीं चलेगा। जितने AT&T के डेवलपर्स थे सब हाथ खड़ा कर दिए। ओके,
तो हाथ खड़ा कर दिया, मतलब काम दिया गया, जहां तक काम हुआ सबने किया, उसके बाद का जो काम दिया गया ये कैसे होगा उन इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सब अपना अपना हाथ खड़ा कर दिया, हो गया कि अब नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद केन थॉमसन इस प्रोजेक्ट से हट गए, पता नहीं कंपनी से हटे या नहीं हटे, नहीं जानकारी है। उसके बाद केन थॉमसन के बाद डेनिस रिची को टीम लीडर के रूप में एटीएनटी बेल्स लैब ने चुन लिया। तो पर्पस तो प्रोजेक्ट तो आज भी वही है, क्या बनाना है, यूनिक्स। तो इन्होंने सोचा है कि जो मेरे सीनियर केन थॉमसन थे सोच तो ठीक ही लेके चल रहे थे कि जब तक एक हमको यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं मिलेगा जो सब पे चले, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे यूनिवर्सल होगा, तो पहले तो लैंग्वेज ही बनाना होगा। तो बी पे तो ठीक ही काम चल रहा था, लेकिन बी में दिक्कत क्या है वो हमें समझना होगा, खोजना होगा। ठीक है, अब या तो उनको पहले से पता होगा या पता किए होंगे, दोनों बात हो सकता है, नहीं। ठीक है, इन्होंने जब सर्वे किया तो इन्होंने रियलाइज किया कि ऊपर जो एल्गो से लेके जो सिलसिला शुरू हुआ है बी तक, ठीक है, ये इसलिए मार्केट में नहीं चले, इनमें कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट में इसलिए फेलियर हो गए कि इनमें कोई भी डाटा टाइप का कंसेप्ट नहीं था, यानी वैल्यू को किसी टाइप से रिकॉग्नाइज करने की कोई व्यवस्था थी ही नहीं लैंग्वेज में। तो ऑब्वियसली लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रियल वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं वो तो या तो नंबर में है या तो कैरेक्टर में है, इस तरह से कैटेगराइज्ड है, या तो इंटीजर है या फ्लोट है, ठीक है, या तो लॉन्ग है या तो डबल है या तो कैर है, इस तरह के कुछ कैटेगराइज्ड है। ये सब व्यवस्था इसमें थी नहीं, इसलिए ये सब फ्लॉप कर गए। ठीक है, बस इन्होंने कुछ नहीं किया, इस व्यवस्था को बी में ऐड किया, कुछ और भी किया होगा। ठीक है, और ऐड करने के बाद इन्होंने सोचा कि अगर बी ही देंगे तो हो जाएगा कि लोग समझेगा कि तो इसमें तो डाटा टाइप है ही नहीं। ठीक है, तो फिर इसका पॉपुलैरिटी नहीं होगा, तो उन्होंने नाम बदल के क्या कर डाला कि सर मेरे गुरुजी बी लेके चले थे तो हम कुछ नया उसमें डालने हैं तो इसी को बढ़ा लेते हैं, तो बी के बाद क्या लेटर आता है, सी, तो उन्होंने लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया, सी। एवरीबॉडी ठीक। तो जब सी बना तो मार्केट को तुरंत नहीं दिया गया, सी बन गया 1970। कब बन गया, 1970। ठीक है, या हो सकता है 69 के लास्ट। जैसे बना, बाकी जो बचे हुए यूनिक्स के 70% थे वो इसमें क्या कर दिए गए, तैयार कर दिए गए, और यूनिक्स 1970-71 में रेडी होकर मार्केट को दे दिया गया कि भैया एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दे दिया गया जो हर जगह काम करेगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, इसको 1972 में पब्लिकली पहली बार रिलीज किया गया कि पूरी दुनिया को हम सी प्रोवाइड कर रहे हैं, यूजर्स इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकता है और हर तरह की प्रोग्रामिंग कर सकता है जो कि इसका पावर है। क्लियर? मैं जो बोला वो समझ में आई? यानी 1972 से लेके आज तक हम सी को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कर रहे हैं ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि सी रियली एक पावरफुल लैंग्वेज है जिसमें हम हर तरह के काम को कर सकते हैं। वैसे प्रेफरेंस लेवल पे, आज के डेट में प्रेफरेंस लेवल पे हम इसे देखें तो ये ज्यादातर सुटेबल सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए है। किसके लिए है? मैं ये कह नहीं रहा हूं कि एप्लीकेशन नहीं होता है। प्रेफरेंस के लेवल पे आज के डेट में हम इस सी को देखें तो ये किसके लिए सुटेबल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत सारी लैंग्वेजेस हमको मिल चुकी है सर, वो कन्वीनियंट है। ठीक है, हमको ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाना है तो जावा से बेस्ट कोई नहीं है। हमको डेटा साइंस लेवल का कोई चीज क्रिएट करना है, पाइथन से बढ़िया हमको कोई समझ में नहीं आ रहा है। रोबोटिक्स में भी काम करना है तब भी सब पाइथन काम आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जीयूआई एप्लीकेशन बनाना है VB.NET काम आ जाएगा, .NET प्लेटफॉर्म काम आ जाएगा। वेब एप्लीकेशन बनाना है तो भी .NET काम आ जाएगा, नहीं तो PHP काम आ जाएगा, नहीं तो JSP काम आ जाएगा, नहीं तो ASP काम आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? तो सर मेरे काम के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो क्या सी खत्म हो गया? सी खत्म हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो कभी नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि सबका कोर कौन है? क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी बनाया गया सब सी ही को न देख के बनाया गया। और इसलिए भी सी इंपॉर्टेंट है कि सी में असेंबली भी है, हाई लेवल भी है, लो लेवल भी है।
तो जहां हाई अप्रोच में फॉलो करना है हाई लेवल में चले जाएंगे, जहां लो लेवल में काम करना है लो लेवल। ठीक है, मान लीजिए हम कोई ड्राइवर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरा ड्राइवर फास्टर से फास्टर काम करे, तो अगर हाई लेवल के अप्रोच से ड्राइवर बनाएंगे बन तो जाएगा लेकिन वो स्लो हो जाएगा। तो यहाँ ड्राइवर बनाने वाले प्रोग्रामर प्रेफरेंस किसको देंगे? लो लेवल को देंगे। ठीक है, क्योंकि जितना इंस्ट्रक्शन के लेवल को आपने हाई किया, हार्डवेयर से दूरी आपने आपको क्या करते गए? बढ़ाते चले गए। तो दूरी बढ़ाते गए मतलब कि टाइम क्या लगा? ज्यादा लगने लगा। और जितना इंस्ट्रक्शन के लेवल को आप कम रखें, मतलब हार्डवेयर से उसकी नजदीकी बढ़ती गई, टाइम उतना क्या हो गया? कम लगा। तो ये रियलाइज किया गया कि सिस्टम भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिल गया हम वही करेंगे। अभी कल ही लॉस के साथ बात हो रही थी, तो मोबाइल के प्रोसेसर की बात कर रही थी, तो भैया हम लोग कहे कि 4 तरह के प्रोसेसर, 4 कंपनी अभी तक हमारी जानकारी में है, कहीं देख लिए होंगे कि कोई 5वां भी एंटर कर चुका है। मैंने कहा कौन कौन? भाई तो सबसे टॉप मोस्ट तो क्वालकॉम आ जाता है, ठीक है, उसके बाद मीडियाटेक आ जाता है। कभी कभी ये दोनों एक ही जगह होते हैं क्योंकि दोनों के प्रोसेसर अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर रैंकिंग के आधार पर चले तो क्वालकॉम को 1 पे रखेंगे, मीडियाटेक को 2 पे रखेंगे, उसके बाद सैमसंग के जाइनस को 3 पे रखेंगे, और उसके बाद हुआई के जो किरिन आता है उसको हम 4 पे रख देंगे। ठीक है, एक और कोई चाइनीज कंपनी आई है जो बना दी है, उसका पता नहीं क्या नाम है। हाँ, अच्छा, एक पल का बायोनिक, ठीक है, वो तो सबसे टॉप पे रख दीजिए। टॉप मतलब 1 के ऊपर क्या रख दीजिए? टॉप। इसके अलावा एक और प्रोसेसर आ गया, तो खैर एप्पल अपना प्रोसेसर किसी को देता नहीं है, हम लोग सार्वजनिक की बात कर रहे थे, तो इसलिए एप्पल हट गया था उसमें से। एक और आ गया है चाइनीज कोई कंपनी, पता नहीं क्या, वो बायोनिक की क्या समथिंग था, उसके अरे कोई इसमें रियलमी के फोन में वो प्रोसेसर आ रहा है, सैमसंग भी कोई अपने 8 या 9 हजार वाला फोन में वो प्रोसेसर यूज कर रहा है। तो इसका मतलब हम जान रहे थे 4, लेकिन पता चला कि एक 5वां भी आ चुका है। ठीक है, जैसे कि क्या है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हैं, तो हर एक लोग को पकड़ने के लिए हर एक रेंज का फोन बनाना होगा, नहीं समझे? अगर कोई फोन हम क्वालकॉम प्रोसेसर लगाते हैं और उसकी क्वालकॉम कहती है कि हम प्रोसेसर ही बेचेंगे 5,000 रुपये में, तो सब बनाते बनाते कॉस्टिंग हो जाएगा 12,000 रुपये में, तो हम बेचेंगे 15,000 रुपये में। तो जितने 15,000 वाले कंफर्टेबल यूजर है वो तो हम कैच कर लेंगे, 15,000 के नीचे वाले भी तो बहुत सारे हैं जो छूट जा रहे हैं। 14,000 वाला छूट जा रहा है, 13,000 वाला छूट जा रहा है, 12,000 वाला छूट जा रहा है। ठीक है, तो मीडियाटेक कह रहा है कि वो 4,000 5,000 लिया ना, हम उसी हर्ट्ज पे उतना ही कोर का हम आपको 4,000 में देंगे। ठीक है, तो कंपनी ने सोचा कि ठीक है, जिनको 15,000 वाला चाहिए उनके में वो लगा देंगे, और जिनको 14,000 वाला में चाहिए उसमें किसको क्या डाल देंगे? मीडियाटेक डाल देंगे। ठीक, एजम्पशन क्लियर। और पैसा घटाना है तो सैमसंग ने कहा हम अपना ही प्रोसेसर डाल देंगे। ठीक है, इंपोर्ट चार्ज लगेगा नहीं, हमारा ही कॉस्टिंग कम होगा, तो फोन बनाएंगे तो कॉस्टिंग और क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसमें जाइनस डाल दिया, 10,000 में आपको अवेलेबल करा देंगे। मैं जो समझा रहा हूं आई थिंक इतना तो समझ ही रहे होंगे। तो ये खेल है प्रोसेसर और मोबाइल का, ठीक है, और बिजनेस का भी अनडाउटली। ठीक है, तो हर एक कंपनी चाहती है कि हर वर्ग के यूजर को पकड़े। कुछ कंपनी ये भी चाहती है कि हम एक खास वर्ग को ही पकड़े, अपनी अपनी बिजनेस और सोच। फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है, एप्पल को लोअर क्लास से कोई मतलब अभी तक तो नहीं है, रहता तो 10,000 का फोन उसका मिल जाता है, लेकिन आज भी उसकी पुरानी से पुरानी सीरीज भी का फोन देखे तो 30,000 रुपए का है। नहीं, पुराना सीरीज हम बात कर रहे हैं, जैसे 6, 7 की बात कर रहे हैं, वो भी आपको 30,000 के आसपास में मिलेगा, 32 GB या 64 GB। लेटेस्ट वाला तो 1.5-2 लाख का है, बिना चार्जर का। लेटेस्ट वाला जो है वो 2.25 लाख का है, प्लस चार्जर अलग से और भी एक्सेसरीज अलग से। क्लियर? ठीक, ओके 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 ओके।
सो वी हैवंट डेविएट, ठीक। तो ये हिस्ट्री हो गया। तो सी आ गया, और सी चूंकि एक मल्टीपर्पस लैंग्वेज था तो सी को मान लिया गया कि इट इज अ मदर लैंग्वेज। क्या मान लिया गया? आज भी कह सकते हैं कि अगर लैंग्वेजेस में मदर लैंग्वेज किसी को बताना हो तो हम किसको प्रेफर करेंगे? तो हमारा जवाब होगा कि वी कैन प्रेफर सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज इज द मदर लैंग्वेज अमॉन्ग ऑल द लैंग्वेजेस। क्लियर? ओके। अब इसके बाद के पॉइंट्स है कि सी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। किस तरह का है? कंपाइलर। उसके बाद बताए थे कि सी इज अ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि अगले अगले वाले में स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल भी क्लियर किए थे। स्ट्रक्चरल लैंग्वेज दो तरह का मिले, एक स्ट्रक्चरल और एक नॉन स्ट्रक्चरल। कोबोल जो है ना नॉन स्ट्रक्चरल है, कोबोल और आई थिंक फॉर्ट्रैन, ठीक है। ये क्या है? नॉन स्ट्रक्चरल। पहले ये स्ट्रक्चरल का मतलब समझते हैं, बाद में बाइफर्केशन कर लेंगे। स्ट्रक्चरल का मतलब जिस लैंग्वेजेस में लूप की कंसेप्ट दी जाए। लूप मतलब फॉर वाइल, लूप मतलब फॉर वाइल, ठीक है। मतलब सिर्फ एक पॉइंट को लेकर हम स्ट्रक्चरल नहीं बोलेंगे, सारे चीज जो लिख रहे हैं वो सब उसमें वैलिडेट होनी चाहिए। अगर कोई एक भी छूट रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन स्ट्रक्चरल कैटेगरी में जाएगा। पॉइंट क्लियर? दूसरा, कंडीशनल स्टेटमेंट होने चाहिए, इफ एल्स, ठीक है। तीसरा, डेटा ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। मैंने अलग अलग डेटा को मिला के एक डाटा बना लें, जैसे आपने क्यूबेसिक में टाइप इन टाइप किया था। कितने को याद है? टाइप एंड टाइप याद है? टाइप और हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अलग अलग बताया गया था, चेहरे भौं सिकोड़ने की जरूरत नहीं, सब बताया गया है, ठीक है। अब आपको याद ना रहेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब वैसे सोचेंगे आगे कि कोई ऐसा गैजेट्स आविष्कार करें जो आपके दिमाग के पास लगाए रहे, जैसे आप भूले वो गैजेट आपको ठोक पीट करने लगे याद करने, ठीक। ये सब बताया हुआ है और बकायदा एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी भेजा गया है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग चीजों को मिला के, अलग अलग टाइप को मिला के एक नया टाइप बनाना, इसी को डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अगर इतनी व्यवस्थाएं किसी लैंग्वेज से मिलने लगती हैं, कुछ और भी है लेकिन इसको मिनिमम मान के चलते हैं, तो वैसे लैंग्वेजेस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? स्ट्रक्चरल में। फंक्शन का कंसेप्ट हो, प्रोसीजर का कंसेप्ट हो, ये सब भी बोल सकते हैं इसमें, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल देंगे? स्ट्रक्चरल, ठीक है। और जो गो टू स्टेटमेंट जो पढ़ाया गया था आपको, ठीक है, जो लैंग्वेज गो टू स्टेटमेंट को अवॉइड करे, क्या करे? अवॉइड करे, है भी तो भी अवॉइड करे, वैसे को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? स्ट्रक्चरल में। यानी स्ट्रक्चरल लैंग्वेज में सी में भी गो टू आता है, लेकिन सी कहता है ना कि गो टू अवॉइड कीजिए, मत यूज कीजिए, फॉर यूज कीजिए, क्योंकि गो टू भी फॉर वाला ही काम करेगा। नहीं, वो बहुत रेयर होता है कुछ लॉजिक में, तो वो एक जगह डीएस में पढ़ाया जाता है कि अगर जनरल पर्पस से कोई लॉजिक कॉम्प्लेक्स होने लगे, हो भी सकता है, ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर लगता है कि गोटू से रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, तो आप वहां पे गोटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गोटू बढ़िया नहीं माना जाएगा, इसलिए नहीं माना जाएगा कि गोटू से जितने रिपीटेशन बनाएंगे उतनी बफरिंग होती चली जाएगी, और फॉर वाइल जो बनाया गया है उसमें जितनी भी टाइम्स आप रिपीटेशन करेंगे एक ही बार मेमोरी ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है, बार बार मेमोरी बफरिंग नहीं होगी। ये प्लस पॉइंट है, ये भी लिखा है स्पष्ट बात। क्लियर? ठीक है, क्योंकि गो टू रन टाइम पे एग्जीक्यूशन होता है, वो हीप पे काम करने लगता है, और गो टू स्टैटिक होता है, एक बार बना लेता है उसी पे बार बार काम करता है, वो स्टैक पे काम करता है, स्टैक मेमोरी पे। समझ गए? ठीक है, तो कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है। हो सकता है कि
कहीं कहीं पे मेरिट आ जाता हो इसलिए गो टू आज तक भी सी में हटाया नहीं गया, कारण हो सकता है उसमें, लेकिन स्पष्ट बुक में लिखा हुआ है कि वी शुड अवॉइड द कंसेप्ट ऑफ गो टू। अगर हम रेगुलरली गो टू का इस्तेमाल कर देंगे और लुक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर तो वो स्ट्रक्चरल होते हुए भी वो लैंग्वेज अपने आप को क्या बता रहा है, नॉन स्ट्रक्चरल, जो कि कोबल है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे। सी एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, इसमें ये सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा, ठीक। सी कंपाइलर इज फ्री सोर्स, फ्री है, ओपन है, आसानी से डाउनलोड कीजिए। डॉस के लिए डाउनलोड करना है तो डॉस तो अब मिलेगा नहीं, विंडो के लिए करना है विंडो के लिए कीजिए, लिनक्स के लिए करना है लिनक्स के लिए कीजिए, मैक के लिए करना है मैक के लिए करिए, ठीक है। और एंड्रॉयड के लिए भी बहुत सारे सी पड़े होंगे, आप प्ले स्टोर में जाके एंड्रॉयड में देख सकते हैं, मिल जाएगा सी कंपाइलर। एवरीबॉडी सब पे चल रहा है, ठीक। यस सर। जो ओरिजिनल सी है उसका अपना एडिटर नहीं है। एडिटर क्या होता है सर? एडिटर वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्राम, वो इन्वायरमेंट होता है जहां हम प्रोग्राम लिखते हैं, जहां प्रोग्राम रखते हैं, जहां प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जहां प्रोग्राम को रन करते हैं। और ये कह रहा है कि मेरा तो कोई एडिटर है ही नहीं, ठीक है, तो सर काम कैसे होता होगा? तो सी कहता है कि एडिटर इसका नहीं है, लेकिन ये दूसरे एडिटर को, आस्की एडिटर को सपोर्ट करता है। तो कहता है कि नोटपैड खोल लीजिए, डॉस का एडिट खोल लीजिए, जो भी एडिटर आपको समझ में आ रहा है खोल लीजिए, मेरा प्रोग्राम लिखिए और सेव करते समय एक्सटेंशन क्या दे दीजिएगा, डॉट सी जैसे दीजिएगा उस फाइल को मैं समझने लगूंगा। तो ठीक है, हमने डॉट सी से सेव कर लिया तो आप समझने लगेंगे। अब आप समझने लगेंगे तो समझने में दो काम करना है, कंपाइल करना है और रन करना है। तो सी कहता है ओरिजिनली मैं आपको कुछ कमांड देता हूं जिसको डॉस पे आपको कंपाइल करना होगा और वहीं पे आपको क्या कराना होगा, रन कराना होगा, ठीक है। ये इसकी ओरिजिनल व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? ओरिजिनल। हालांकि इस ओरिजिनल व्यवस्था के साथ हमें आज के डेट में सी नहीं मिलता है, शायद आप नेट पे भी खोजिएगा मिल जाए नहीं ही मिलेगा, ठीक है। इस व्यवस्था को हम लोग दूसरे तरीके से समझे कि पूरे इंडिया में एलपीजी बिक रही है। क्या बिक रही है? एलपीजी बिक रही है, ठीक है। जगह जगह दुकान है एलपीजी की, तो पता चलेगा कि अलग अलग सिलेंडर के दुकान खुल गया, ठीक है। कोई 2 लीटर सिलेंडर बेच रहा है, कोई 5 लीटर का बेच रहा है, कोई आईएसआई मार्क है, कोई नहीं है, सब कोई सिलेंडर उठा रहा है, उस दुकान में जा रहा है और कह रहा है कि 2 किलो एलपीजी भरो, कोई कह रहा है 5 किलो एलपीजी भरो। यही व्यवस्था रहती, ऐसा ही नहीं रहता। यानी सब जगह क्या होता है? एलपीजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलपीजी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म। Everybody, LPG is the original form. What you are using in your kitchen for burning your gas? LPG, ठीक है, LPG। लेकिन ये LPG चूंकि ये एक कॉम्प्लेक्स व्यवस्था है, नहीं, एक लेंदी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को आसान करने के लिए, ठीक है, सरकार ने वेंडर्स बना दिए। क्या बना दिए? वेंडर्स। एलपीजी तो एलपीजी ही है, वही ओरिजिनल है, वही रहेगा भी, पर ये एलपीजी अब आपको एलपीजी के रूप में नहीं मिलेगा, ठीक है, रहेगा एलपीजी लेकिन मिलेगा इंडियन के रूप में, मिलेगा भारत के रूप में, मिलेगा एचपी के रूप में। एवरीबॉडी, वैसे ही सी भले आया ओरिजिनल फॉर्म में, लेकिन इसके इतने वेंडर्स हो गए कि आज के डेट में हम इसे वेंडर के साथ यूज करते हैं, यानी ये किसी ना किसी वेंडर में मिलता है। और इसी का एक वेंडर है बोरलैंड कॉर्पोरेशन, कंपनी है जो देती है टर्बो सी। क्या देती है? टर्बो सी, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से दूसरी कंपनी है जो डेव सी देती है, तीसरी कंपनी है जो VS कोड देती है, चौथी कंपनी है जो कुछ और देती है, क्विक सी देती है। मैं जो बोल रहा हूं सबको समझ में आ रही बात? तो आप किसी को भी यूज करें, यूज तो आप सी ही करते हैं।
लेकिन उन वेंडर से फायदा ये हो जाता है, ठीक है, कि वो वेंडर सिलेंडर खुद लाते हैं, बनाते हैं, उस सिलेंडर का स्पेसिफिकेशन करते हैं, ISI मार्क लगाते हैं, और तब आपको गैस भर के आप तक पहुंचाते हैं। तो सेफ्टी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सिक्योरिटी बढ़ जाती है। उसी तरह से ये वेंडर्स आपके लिए सी का एडिटर डिजाइन करते हैं, और उस एडिटर के साथ सी आपको पहुंचाते हैं और कहते हैं यही प्रोग्राम लिखिए, यही सेव कीजिए, यही कंपाइल कीजिए और यही रन कीजिए। एवरीबॉडी क्लियर? तो सी हैज नो एडिटर, देयर आर ए लॉट ऑफ वेंडर्स, ठीक है, दोज प्रोवाइड सी विथ एडिटर, ठीक है, वेयर यू कैन राइट, सेव, कंपाइल एंड रन इन अ सिंगल इन्वायरमेंट। क्लियर? इसमें कुछ नाम दिए हैं, जैसे बोरलैंड कॉर्पोरेशन का हम लोग क्या यूज करेंगे, टर्बो, उसी तरह से क्विक सी, ऐसे बहुत सारी कंपनी का आया है, सैकड़ों मिल जाएगा आज के डेट में। ठीक, ये एक स्लाइड हुआ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड भी स्ट्रक्चरल जो कि समझा दिए हैं, तो बच्चा पूछा होगा थोड़ा सा कुछ कुछ बताइए डिफरेंसेस। तो नॉर्मली स्ट्रक्चरल का मतलब डेटा टाइप हो, डेटा ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, लूप का कंसेप्ट हो जिसमें फॉर वाइल डू वाइल हो। नॉर्मली अवॉइड करें किसको, हाँ दीजिए, नॉर्मली हम अवॉइड करें किसको, गो टू स्टेटमेंट को, लिखा हुआ है सब। तो ऐसे कोई भी लैंग्वेजेस इन चीजों को सपोर्ट करने लगेगा तो हम उसे किस कैटेगरी में डाल देंगे, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल होगा, स्ट्रक्चर लिखा गया है। ठीक है, ओके। इसमें C++, पास्कल, जावा, एडा, ये सब जितने भी लैंग्वेज हैं, ठीक है, वो सब किस कैटेगरी में आ गए, ठीक है। नया भी जो कुछ भी जानेंगे वो सब इसी कैटेगरी में आएगा। कोई नॉन स्ट्रक्चरल बनाता नहीं, कौन बनाएगा, लेंदी है, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल हम किसे कहेंगे, तो नॉर्मली नो लूप कंसेप्ट, जिसमें लूप कंसेप्ट नहीं हो, लाइक फॉर वाइल का कंसेप्ट यही नहीं गया, कोबल में नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब कोबल में लूप का काम होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है, काम होता है, लेकिन उसमें गो टू इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, तो जब भी लूप का काम करना होगा, छोटा या बड़ा, किसका इस्तेमाल करना होगा, गो टू। गो टू कहता है कि हम हर एक रिपीटेशन में बफरिंग करेंगे, मेमोरी ज्यादा खपत करेंगे, ठीक है, तो कोबोल को ज्यादा मेमोरी की जरूरत होगी। तो आप देखिएगा कोबोल छोटे कंप्यूटर में बहुत सक्सेसफुल लैंग्वेज नहीं रहा था। कोबोल का इस्तेमाल, कोबोल पॉपुलर हुआ था, एक प्लेटफॉर्म आया था एज 400, पता नहीं आप लोग कितने लोग जानते हैं। एज 400 एक स्पेसिफिक था, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर तो नहीं कहेंगे, उसे हम मिनी के कैटेगरी में रखेंगे। किसमें रखेंगे, मिनी। तो चूंकि मिनी है तो मल्टीपल कंप्यूटर्स मिलके अपने कैपेसिटी को बढ़ा लेते हैं, तो उनकी ताकत भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वहां पे अगर हम गोटू का इस्तेमाल करके रिपीटेशन भी करें तो हमारे पास पर्याप्त मेमोरी रहता है, क्योंकि मेमोरी ज्यादा है वहां पे, तो वहां पे चल जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कोबल कोई बहुत बढ़िया लैंग्वेज नहीं है। क्लियर? ठीक है, लेकिन एज 400 में कोबल का ही इस्तेमाल होता था। ओके, तो लूप जनरली फॉलोज विथ, जो नॉन स्ट्रक्चरल है तो क्या उसमें लूप का काम नहीं होगा, तो नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोग नॉर्मली किससे करेंगे, इसमें हम लोग कोबल को रखे हैं, फोर्ट्रेन को रखे हैं, और बेसिक लैंग्वेज पुराना वाला को रखे हैं। किसको रखे हैं, बेसिक। तो क्या बेसिक में इफ नहीं था, नहीं था, फॉर नहीं था, नहीं था, तो फिर क्या गायब हो गया, वाइल नहीं था, था, तो गायब क्या था, डेटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, टाइप इन टाइप नहीं वहां मिलता था। किसमें, बेसिक, जिसे GW बेसिक भी कहा जाता है, वो बिल्कुल स्कूलिंग लेवल का था, ठीक है। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने क्यू बेसिक इनहांस किया, तो उसमें टाइप और इन टाइप का कंसेप्ट ऐड किया। क्लियर? ओके। सी इज द कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, ये तो लग रहा है उसमें भी लिख दिए थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए थे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है, मतलब सी इज द कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, काम कैसे होगा, इसका इन्वायरमेंट क्या होगा,
तो अगर पूरे इन्वायरमेंट को लिखने से रन कराने तक की इन्वायरमेंट को समझे तो इसे आर्किटेक्चर कह सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे सी जो है वो काम करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर। नहीं अरे भाई मकान का आर्किटेक्चर है तो हमको पता है ये गेट से यहां से इंटर करेंगे, ये सीढ़ी ऐसे चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, ठीक है, सीढ़ी से चढ़ने से पहले इधर गोडाउन है, ठीक है, इधर किचन है, नहीं वही ना है, तो वही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसको समझ लें, अगर इसको समझ गए तो यहाँ पे 10% सी समझ लें यहीं पे। तो सी कहता है कि जो आप प्रोग्राम लिखते हैं कहीं पे भी लिखते हैं, ठीक है, आप टर्बो में उसका एडिटर यूज करके लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखिएगा वही ना फॉलो हम करेंगे। तो जो आप लिखते हैं वो या तो हाई लेवल में लिखते हैं या तो मिडिल लेवल में लिखते हैं, यही ना बोलेंगे, या तो आप हाई लेवल यूज कर रहे हैं या मिडिल लेवल, क्योंकि सी हाई लेवल भी है और सी मिडिल लेवल भी है, तो इसलिए हम दोनों पॉइंट वहां लिखे हुए हैं, बच्चा कंफ्यूज ना करे, ठीक है। हमारा इंस्ट्रक्शन हाई लेवल पे है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, हमारा इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल में है, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो लिखे वो हम लिखें, इसको कहते हैं सोर्स कोड, और इसको हम सेव करते हैं तो जो फाइल नेम देते हैं उसका एक्सटेंशन क्या रखना पड़ता है, .c। तो फाइल नेम कितना बड़ा देते हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि वर्जन टू वर्जन चेंज है, और इसके एक स्टैंडर्ड उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जो दिया गया 90 के आसपास में, उसके मुताबिक फाइल नेम की लंबाई 31 कैरेक्टर तक हो सकती है। कितने कैरेक्टर्स तक, 31 कैरेक्टर्स। अब ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, C90, मतलब कोई पूछे कि 31 कैरेक्टर किसके हिसाब से, शुरू के सी के हिसाब से, जवाब है नहीं, उसके 90 स्टैंडर्ड के हिसाब से। किस स्टैंडर्ड के हिसाब से, अब इस पे चर्चा करेंगे आपको, ठीक है। किसी भी चीज के नेम को क्या कहते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड, तो यहाँ पे फाइल नेम को भी हम क्या कह सकते हैं, अरे ये सब पढ़ाया गया है, अब जब पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो सारे लैंग्वेजेस में रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। अब तुम बेहोश हो जाओगे तो क्या करेंगे, बहुतों बार बोले होंगे, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बहुत सा बच्चा बेहोश होके आता है, 10 बार बोलेंगे तो कहीं एक बार होश में रहा तो सुन लिया। कि नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड आइडेंटिफाई, तो फाइल नेम क्या बन गया, आइडेंटिफाई, क्लियर, ओके। लेंथ मैक्सिमम कितना रखेंगे, 31, ओके। अब आइडेंटिफायर का रूल है, वहां भी शायद वही बताए, तो यहाँ भी वही है कि हमेशा या तो अल्फाबेट से शुरू होगा नहीं तो अंडरस्कोर से शुरू होगा, ठीक है। 31 लिखेंगे, शुरू किससे करेंगे, अल्फाबेट A to Z से इस्तेमाल कीजिए, छोटा या बड़ा नो प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर अंडर स्कोर से शामिल कीजिए। उसके बाद, ठीक है, अल्फाबेट दोबारा आ सकता है, अंडर स्कोर दोबारा आ सकता है, लेकिन इसके अलावा डिजिट आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा सिंबल नहीं आ सकता। तो इसमें आई थिंक लिखा हुआ होगा, नेम शुड बी स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडर स्कोर, followed after alphabet or digit or underscore, but no other symbols allowed. स्टार, कोमा, स्पेस, ये सब नहीं हो चल सकता कहीं पे भी, दिमाग में बैठ गया, ओके। ठीक, अब सी क्या है, कंपाइलर। तो जो लिखेंगे कौन फॉलो करेगा, कंपाइलर, जो लिखेंगे कौन फॉलो करेगा, कंपाइलर, कंपाइलर फॉलो करेगा। अच्छा, सी जो बनाया गया होगा वो तो जाहिर बात है कि असेंबली को ही देख के बनाया गया होगा, दूसरे तो कुछ था ही नहीं, कहाँ था, अरे बी भी बनाया, सी के पहले बी भी था, तो बी भी तो कुछ कोई लैंग्वेज में ही किया गया होगा, तो लैंग्वेज तो एक ही विकल्प था उस समय, असेंबली,
तो इसका मतलब कि आज भी जो काम हम हाई लेवल या मिडिल लेवल पे करेंगे वो कन्वर्ट होकर किस में आएगा, लो लेवल में? नहीं, यस सर। मैंने कहा ए, आपने उस ए को कर दिया बी, ठीक है, और उसने बी को कर दिया सी, तो मिलेगा सी, वो सी आएगा आपके पास बी, और बी आएगा मेरे पास ए बन, यही ना हुआ? यस सर। ठीक है, तो हम जो कुछ भी लिखेंगे उसको तो जाना है कहां पे, असेंबली में, वही स्टैंडर्ड है, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसी असेंबली के इर्द गिर्द घूम रहा है। पॉइंट क्लियर? तो कंपाइलर क्या करता है ना कि आप जो लिखे हैं उसको पढ़ता है, और हर एक लैंग्वेज का अपना ग्रामर और डिक्शनरी होता है। क्या होता है? डिक्शनरी। बताए थे ये भी पॉइंट्स, हर एक एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ऑन ग्रामर एंड डिक्शनरी। सी का इंग्लिश का ग्रामर डिक्शनरी होता है, हिंदी का ग्रामर डिक्शनरी होता है, संस्कृत का ग्रामर डिक्शनरी होता है, वैसे ही सारे लैंग्वेज का अपना ग्रामर और डिक्शनरी होता है। तो कंपाइलर क्या करता है, तुरंत अपना ग्रामर और डिक्शनरी खोल के तैयार हो जाता है, और आप जो लिखे हैं उसको मिलाना शुरू कर देता है। इफ सब एवरीथिंग इज ओके, तो कहता है सब सही है, ग्रामर डिक्शनरी से मैच कर रहा है, तो तुरंत उसको पढ़ के कन्वर्ट कर देता है असेंबली कोड में। किसमें? असेंबली कोड में। इसको बोलता है ऑब्जेक्ट फाइल। क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट फाइल। और ये एक अलग फाइल बना देता है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट। क्लियर? इसका मतलब कि आपने सोर्स कोड बनाया फर्स्ट डॉट सी, कंपाइल करने के बाद वो हो जाता है फर्स्ट डॉट ओबीजे। क्लियर? ओके। अब ये असेंबली कोड कहां पहुंचेगा रन करने के लिए? किसी भी चीज को रन कराने की जिम्मेवारी ओएस के पास है। किसके पास होती है? लैंग्वेज नहीं रन करता है, ना 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 ना, सारे काम को कराने की जिम्मेवारी किसको सौंप दी गई है? ओएस। इसको पहुंचाना होगा किसके पास? ओएस के पास। ओएस क्या सिर्फ सी को ही लेके समझ रहा है? नहीं, उस बहुत चीज को समझ रहा है। तो कैसे समझेगा कि ये सी है, कैसे समझेगा ये जावा है, कैसे समझेगा ये पाइथन है, कैसे समझेगा ये डॉट नेट है? हर एक चीज को समझने के लिए उसके पास दो तरह के ड्राइवर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको कहते हैं, एक को कहते हैं लिंकर और एक को कहते हैं लोडर। एक को कहते हैं लिंकर और एक को कहते हैं लोडर। ठीक है? क्लियर? तो ऑब्जेक्ट कोड जैसे बनता है, उसके बाद जो ओएस के पास रन करने के लिए पहुंचने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले भेंट उसकी होती है लिंकर से। ठीक है? लिंकर कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है, और कहता है कि जो आप लो लेवल कोड, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट कोड बना है ना, उस ऑब्जेक्ट कोड को हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड जो है, ठीक है, यानी जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट रन कर सकता है, उस कोड में हम कन्वर्ट कर देंगे। उसको बोलते हैं ईएक्सी। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल कोड। तो ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? कौन करता है? लिंकर। ठीक है? साथ साथ लिंकर ये भी स्पेसिफाई करता है कि जो असेंबली कोड है उससे क्या वैल्यू इनपुट हो रहा है, कौन कौन से फंक्शंस बनाए हैं, उन फंक्शंस की लिंकिंग कैसे हो रही है, ये भी डिसाइड करने का काम कौन करता है? लिंकर। तो लिंक द मॉड्यूल्स एंड डाटा लिखा हुआ है। डाटा एक जगह से भी आ सकता है, डाटा चार जगह से भी आ सकता है ना। ठीक है? तो कहता है कि उनके बीच में लिंक एस्टेब्लिश करने का काम या लिंक बनाए रखने का काम कौन करता है? इसका काम खत्म। तो क्या ईएक्सी बन गया तो क्या रन हो गया? ना, रन तो तब होगा जब ये पूरा ईएक्सी उठ के मेमोरी में लोड हो जाएगा, तब ना हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन शुरू होगा। ठीक है? तो कहता है मेमोरी में कौन लोड करेगा इसको? ठीक है? तो इसके बाद एक और प्रोग्राम है जिसको क्या कहते हैं? लोडर। ये सब को उठा उठा के क्या करने लगता है? मेमोरी में लोड करने लगता है।
एक का काम होता है लोड कर देता है, काम खत्म, हटा लेता है, फिर दूसरे काम होता है लोड कर देता है, हटा लेता है, लोड करता है, हटाता है। किसका काम है? लोडर का। और जैसे ही ये करने लगता है, प्रोग्राम रनिंग सिस्टम में आ जाता है, रनिंग एनवायरनमेंट में आ जाता है। ये कोटाना कुछ कुछ सुन के अपने से शुरू हो जाती है। टाइम हो गया, होने दीजिए। किनका है? अच्छा, ठीक है। तो ये समझ गए हैं। सी में कंपाइल कराने के लिए शॉर्टकट की मिलता है जिसको कहते हैं अल्ट F9। ठीक है, तो वो हाई लेवल से कहां पहुंचेगा? ऑब्जेक्ट फाइल। और ऑब्जेक्ट फाइल से सीधे ओएस तक पहुंच जाए बाय फॉलोइंग लिंकर एंड लोडर, इसके लिए मिलता है कंट्रोल F9। क्या मिलता है? कहीं छुप छुपा हुआ है या कट गया है? लिखा होगा इधर, देखिए यहाँ पूरा का क्या लिखे हैं? कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 कहां से कहां तक ले जाएगा? ऑब्जेक्ट से सीधे ओएस तक पहुंचा देगा, मतलब लिंकर लोडर दोनों को फॉलो करते हुए। लेकिन एक तीसरा भी की दिया गया है जिसको कहा जाता है F9। क्या कहा जाता है? अगर सिर्फ F9 दबाएंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को EXE बना के छोड़ देगा, लोडर काम नहीं करेगा, मतलब रन नहीं होगा। रन कब होगा? जब लोडर होगा। और लोडर कह रहा है कि EXE कह रहा है नहीं, EXE बन गया, ठीक है, लेकिन रन नहीं करेगा क्योंकि लोडर फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी क्या जरूरत है? ऐसी इसलिए जरूरत है कि अगर इस व्यवस्था को, EXE व्यवस्था को अभी हटा दें तो प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराने के लिए हर बार सी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर EXE बना दें तो उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए किसी अब सी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि EXE तो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट फॉलो करेगा, लोडर डायरेक्ट फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर हमको किसी को सी में सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम .c क्यों देंगे? हम सी इन्वायरमेंट क्यों देंगे? हम EXE देंगे। ठीक है, आपको बहुत चीज में इंस्टॉल करते हैं तो EXE ही मिलता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्किटेक्चर। चलिए आज की सेवा यहीं तक रखते हैं। इसके बाद भी हमको लग रहा है कुछ कुछ और बताया था यार, मेमोरी मैप था, तो अगले क्लास में कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी मैं तुरंत इसको इमीडिएट अविलंब बिना ये के पहले कर लेता हूँ। आपका है 444। अच्छा 445। 444 में भी तो भेजे ही होंगे ना? 8 वाला भेजे हैं, 8 के पहले वाला नहीं भेजे हैं क्या? सात वाला भेजे हैं, और इसके पहले कौन भेजे थे? तो पहले तो इसको हम भेज देते हैं 444, सॉरी 445, दोनों। एक चला गया, कितने तारीख वाला चला गया जी? 7 वाला, ये है 7 वाला। और इसके पहले ये वाला, इसकी भी जरूरत है आपको? ये वाला है कितने वाला? 4 वाला। पता नहीं 4 वाला सेव किए हैं कि नहीं। ओपन, एक्सपोर्ट, PDF, एक्सपोर्ट। BCA 444 देखते हैं। QB BCA PPU सेकेंड ईयर 444C प्रोग्राम 4 वाला है इसमें सेव, तो आपके साथ शेयर कर देते हैं। BCA 445
कोई दिक्कत नहीं है? अब ये जा नहीं रहा है। चला गया ना? और इसको भेज दे अब गर्ल्स वाले ग्रुप में। अरे तेरी तो, चलिए काम खत्म। और अब इसी के साथ सबको थैंक यू और अटेंडेंस। हु विल सेंड?